Hello students, now we are going to discuss pressure exerted by liquid or fluid and its transmission. हमको फ्लूइड प्रेशर ऑब्टेन करना है और इसका अगर किसी वेसल के अंदर कोई फ्लूइड है और प्रेशर आप एक्सर्ट करते हो तो वो एक्सर्टेड प्रेशर अप्लाइड प्रेशर किस तरह से ट्रांसमिट होता है उसकी स्टडी हमें करनी है। सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे थ्रस्ट। जनरली जब थ्रस्ट की बात होती है तो हमारे दिमाग में ये आता है कि थ्रस्ट का मतलब फोर्स होता है और सही भी है, थ्रस्ट एक फोर्स ही है। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे ऑब्जर्व करें, फोर्स हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम थ्रस्ट नहीं कहेंगे। जब किसी सरफेस पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे, हम परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है, परपेंडिकुलर फोर्स, इसी परपेंडिकुलर फोर्स, इसी नॉर्मल फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। यानी किसी भी बॉडी पे सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला जो फोर्स होगा उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी बॉडी को जब हम किसी सरफेस पे प्लेस करते हैं तो जाहिर तौर पे उसका जो वेट होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। तो ये जो वेट होगा, इस वेट को हम क्या कह सकते हैं? थ्रस्ट। ये थ्रस्ट, थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट एंड द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। एसआई यूनिट जो वेट की होती है वो न्यूटन होती है एंड इट्स सीजीएस यूनिट इज डाइन। एसआई यूनिट न्यूटन है और सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। और इन दोनों में जो रिलेशन होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। अब इसको थोड़ा और हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, एमकेएस सिस्टम में क्या रिजल्ट होगा। आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू हमने वेट कह दिया और वेट इज इक्वल टू होता है mg। द यूनिट ऑफ मास इज व्हाट? किलोग्राम। एंड द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने इसका एसआई यूनिट न्यूटन लिखा हुआ था, इसका मतलब ये लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन अगर इसकी यूनिट सीजीएस सिस्टम में हम लें तो इसको हम लिखेंगे डाइन और ये वैल्यू हो जाएगी केजी की जगह हम लिखेंगे ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिजल्ट हो जाएगा। जो ग्रेविटेशनल सिस्टम में एक यूनिट होती है उसमें वेट की यूनिट या थ्रस्ट की यूनिट जो है केजी फोर्स भी लिखते हैं, केजीएफ। और इसी को ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को सीजीएस में हम लिखते हैं ग्राम फोर्स। ये ग्राम फोर्स होता है। 1 केजी फोर्स इज इक्वल टू 1 केजी फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। आप समझोगे 1 केजी फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो ये थ्रस्ट होगा। अब हम लोग ये समझेंगे कि थ्रस्ट का इफेक्ट क्या होता है किसी सरफेस पे। थ्रस्ट का इफेक्ट जो होता है, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन अ सरफेस और ओवर अ सरफेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर थ्रस्ट लग रहा है mg और इसकी जो सरफेस एरिया है, ये जो एरिया है, जितनी एरिया इस सरफेस के कांटेक्ट में है, इस एरिया को हमने मान लिया ए। तो ए एरिया पे
अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि थ्रस्ट F लग रहा है तो यूनिट एरिया पे थ्रस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? F अपान A। यानी जो प्रेशर होगा, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, दैट इज F अपान E। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेकिन इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल को हम लोग डिनोट करेंगे ऐसे, P इज 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि किसी भी सरफेस की यूनिट एरिया पे जो थ्रस्ट लगता है उसे ही हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर एक्चुअली, थ्रस्ट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। प्रेशर को हम लोग स्केलर क्वांटिटी की तरह से ट्रीट करेंगे। इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर की और भी सारी यूनिट्स हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यूज करेंगे तो वहां पे बार यूज करेंगे, बार यूज करेंगे। 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल, और यही 1 मिली बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 10 टू द पावर 2 पास्कल हो जाएगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम लोग यूज करेंगे 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, और इसी को हम लोग यूज कर लेंगे 760 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम। आगे चल के हम लोग 1 mm HG कॉलम, मरकरी कॉलम के लिए यूज करेंगे टॉर। 1 टॉर, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर HG कॉलम। अब इसका मीनिंग हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे। मतलब ये होता है कि अगर 1 मिलीमीटर मरकरी कॉलम किसी वेसल के अंदर है तो बॉटम पे जो प्रेशर होगा वो 1 टॉर के इक्विवेलेंट हो। आप कह सकते हो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 टॉर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 टॉर। इसके बाद हम ये समझेंगे कि किसी सरफेस पे प्रेशर को इंक्रीज करने के क्या तरीके हो सकते हैं। व्हाट आर द मेथड्स फॉर इंक्रीजिंग द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस। तो फॉर्मूला ही कहता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। आप किसी सरफेस पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, सैंड पे अगर हम खड़े हो जाए, सैंड का अगर कहीं इकट्ठा है वहां पे हम खड़े हो जाएं तो हम देखेंगे कि हमारा पैर उसमें धंस जाता है। लेकिन उसी सैंड पे हम लेट जाएं तो हमारा पैर नहीं धंसता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपने थ्रस्ट अलग अप्लाई किया? नहीं। जब आप खड़े हो तो जो एरिया होगी वो छोटी हो, यानी छोटी एरिया पे वही थ्रस्ट लग रहा है, और जब लेट जाओगे तो आपकी एरिया बड़ी हो जाएगी, बड़ी एरिया पे थ्रस्ट लग रहा है। तो जब एरिया फॉर गिवन थ्रस्ट, pressure is inversely proportional to area, यानी pressure is inversely proportional to area if F is constant। फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है तो एरिया के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एरिया बढ़ेगी
तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। कोई ब्रिक आप ले लीजिए, इसको ऐसे आपने सरफेस पे रखा हुआ है, इसका एक्सर्टेड प्रेशर, और इसी ब्रिक को आप ऐसे ले लीजिए। इस केस में जो एरिया होगी वो बड़ी होगी और इस केस में एरिया क्या होगी, छोटी होगी, लेकिन वेट जो है ब्रिक का दोनों ही केसेस में mg होगा। तो थ्रस्ट तो सेम है, लेकिन यहां बड़ी एरिया है और प्रेशर का हमने कहा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया जब बढ़ाओगे आप तो प्रेशर यहां पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और यहां का प्रेशर क्या होगा, हाई। इस तरह से हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करना है तो फॉर गिवन थ्रस्ट आपको एरिया को डिक्रीज करना होगा। जैसे हम लोग नेल लेते हैं तो उसका जो एंड पॉइंट है उसको शार्प कर देते हैं। शार्प इसलिए कर देते हैं कि एरिया कम हो जाएगी, एरिया कम हो जाएगी तो फॉर गिवन थ्रस्ट जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा उसके द्वारा वो ज्यादा होगा। अब हम लोग एक टॉपिक देखते हैं, प्रेशर exerted by liquid column, प्रेशर exerted by liquid column। हमने कोई कंटेनर ले लिया है, कोई कंटेनर ले लिया, इसमें लिक्विड या फ्लूइड जो है ले लिया। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो d है, या रो से भी हम लिख सकते हैं इसको। ये लिक्विड ले लिया, इसकी जो हाइट है वो h हमने एज्यूम कर लिया, इसकी डेंसिटी हमने d एज्यूम कर लिया। अब हमें प्रेशर एक्सर्टेड फाइंड करना है। जरा इसमें एक बार जो हम ये सोचेंगे कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड ब्लॉक, और जो फ्लूइड होता है, दोनों के प्रेशर एक्सर्टेड प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। जब आप किसी सॉलिड को किसी सरफेस पे रखते हो तो प्रेशर यहां पे लगता है बॉटम पे, क्योंकि थ्रस्ट जो है इसके इसी पे लग रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें ऐसा नहीं होता, यहां भी थ्रस्ट जो है इस पे लग रहा है। लेकिन जो लेटरल प्रेशर होता है ये दूसरे वाले सिस्टम पे, अगर ये दो ब्लॉक्स जो है आपस में कनेक्टेड हैं और रेस्ट में है तो ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करता, प्रेशर अप्लाई नहीं करता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स जब कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में होंगे तो यहां कोलिजन होगा, और जब टक्कर होगी तो फिर ये रिफ्लेक्ट होंगे, इलास्टिक कोलिजन। और इस रिफ्लेक्शन में, इस कोलिजन में मोमेंटम चेंज होगा। और न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें पता है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, यानी यहां पे ये एक मोमेंटम इंपार्ट करेंगे, इसको एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और फोर्स है और एरिया भी है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, यहां पे भी प्रेशर मिलेगा। इन वॉल्स पे भी जो है प्रेशर मिलेगा। इस प्रेशर को हम लोग लैटरल प्रेशर कहते हैं, इस प्रेशर को लैटरल प्रेशर कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि यहां पे इसके बॉटम पे कितना प्रेशर लगेगा। हम इसके लिए क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर एज्यूम करते हैं, और वो किसका बना हुआ, इसी लिक्विड का बना हुआ। एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर हमने एज्यूम किया, इसकी हाइट भी हमने क्या ले ली, h, इसकी एरिया हमने ले ली a। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ cylinder made up of that liquid, volume of liquid cylinder, हमने लिक्विड सिलेंडर ले लिया। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट या एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, तो ये हो जाएगा AH, ये वॉल्यूम हो गया। तो मास क्या होगा, मास ऑफ लिक्विड सिलेंडर विल बी इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है।
तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, और वॉल्यूम है AH, डेंसिटी हो जाएगी D, ये मास हो गया। वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड सिलेंडर विल बी इक्वल टू AHDG, क्योंकि mg होता है तो ये वेट हो गया, और वेट जो होगा वही थ्रस्ट होगा, वेट जो इस पॉइंट पे होगा इसका वही थ्रस्ट होगा। सो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, और थ्रस्ट की जगह हम वेट अपॉन एरिया लिखेंगे, और वेट कितना है AHDG अपॉन E कैंसिल हो जाएगा, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू HDC, यानी लॉ ऑफ फ्लूइड प्रेशर जो होगा वो होगा पहला P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, यानी यहां प्रेशर ज्यादा होगा, यहां इससे कम होगा, ऊपर जैसे जाएंगे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यही वजह है कि जो डैम बनाए जाते हैं उसका जो बेस होता है वो काफी मोटा होता है, काफी ठीक होता है। क्यों, क्योंकि बेस पे प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी, हाइट ज्यादा होगी, डेप्थ ज्यादा होगी, तो वेट भी जो है। सेकेंड पॉइंट है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ऑफ द लिक्विड। तो इस तरह से डेंसिटी जब ज्यादा होगी, अगर कोई फ्लूइड हम ऐसा यूज करते हैं, कोई लिक्विड ऐसा यूज करते हैं जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, थैंक्स।